मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में चुनाव के बीच टिकट दावेदारों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दल उम्मीदवारों पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। चुनाव समिति से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी लगातार मीटिंगें कर रही हैं। बात बीजेपी की करें तो पार्टी 1-2 दिन में कभी भी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की माने तो बीजेपी कांग्रेस से पहले अपनी लिस्ट जारी करेगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में सभी 90 सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है। बस अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के नेता अंतिम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में आज भी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने जा रही मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि मीटिंग में सीटों को अंतिम रूप देने पर ही चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वहां पर भी बैठकों का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में ही कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही। इस मीटिंग में हरियाणा की सीटों पर ही मंथन हो रहा। वैसे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की माने तो पार्टी कल यानी 3 सितंबर को अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दीपक बावरिया की माने तो ज्यादातर विधायकों को टिकट दिया जा रहा है। कई विधायकों की टिकट कट भी सकती है। सभी सीटों के पैनल बना लिए गए हैं। काफी सीटों पर सिंगल नाम पैनल में है। काफी सीट ऐसी हैं जहां पर 2 नाम अभी भी हैं और कई सीटों पर कई नाम भी हैं। जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी प्रत्याशियों पर लगातार चर्चा कर रही है। आम आदमी पार्टी भी 20 लोगों की सूची कल जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही। जेजेपी भी अपनी पहली सूची को अंतिम रूप दे चुकी है। जनता पार्टी का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 विधानसभाओं पर सभी प्रत्याशियों के नाम की चर्चा कर चुके हैं और जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, लिस्ट आएगी, आपको सबसे पहले बताएगी। जल्दी आ जाएगी। ये कुछ काम होमवर्क कर रहे हैं ना, होमवर्क पूरा होते ही सूची आ जाएगी। सर, ये आज भी नई ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तीसरी सरकार बनाएंगे सर? आराम से तीसरी बार सरकार बनाएंगे, आराम से सरकार बनाएंगे। बाकी की 40 मीटिंग है, उसके बीच जो चर्चा समाप्त हो गई। प्रिलिमिनरी डिस्कशन सब सीट के लिए समाप्त हो गए और कल आने वाले 2 दिन में हमारा फाइनल रिकमेंडेटेड ड्राफ्ट भी जो है सीईसी के पास चला जाएगा। क्राइटेरिया फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सर्वे में क्या उसका आता है, 2 जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, 4 होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग किसका रहता है सर्वे में। और इसके साथ साथ कई जगह पे जो होते हैं उसकी पर्सनल छवि क्या होती है, कब पार्टी में आए हुए हैं, दल बदल की उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। जो 10 साल से सत्ता में है उस पार्टी की हालत टूहना के अंदर ये है कि उसके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। वो तो ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई किसी पार्टी का उम्मीदवार हमें मिल जाए, हम उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ाएं। जबकि उनका यहाँ से राज्यसभा का भी एक मेंबर है, पहले इनकी पार्टी का अध्यक्ष भी रहा है। और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की टोहाना में ये हालत है तो पूरे प्रदेश के अंदर क्या हालात होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी। बहरहाल तो एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अपने अपनी सीटों के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए इस वक्त मंथन का दौर सभी पार्टियों में चल रहा है और उसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी भी लगातार मंथन कर रहे हैं। आज भी उनकी बड़ी बैठकें एक की चल रही हैं और एक की शाम 7 बजे होगी। मेरे साथ मेरे इनपुट एडिटर विपिन परमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी साहिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपने दोनों सहयोगियों के साथ में करता हूं। विपिन, मंथन का दौर कांग्रेस में शुरू हो चुका है और बीजेपी शाम 7 बजे से अंतिम मंथन का दौर शुरू करेगी। क्या इस वक्त चल रहा है, क्या हलचल है, ना सिर्फ नेताओं में बल्कि उन उम्मीदवारों में जो कि दावा अपना बहुत मजबूत ठोक रहे थे? देखिए अतुल, बिल्कुल पिछले 45 मिनट से जो है ये बैठक लगातार बादस्तूर जारी है और चर्चा, जिस तरीके से बयान भी हमने अपने दर्शकों तक सुनवाए हैं कि होमवर्क
जो है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन जब गणित का होमवर्क आप करते थे ना बचपन में, तो कई चीजें, कई इक्वेशंस, कई फॉर्मूलाज को समझने, उनको सही बिठाने और आंसर ढूंढने में समय लग जाता था। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए पशुपेश यही बना हुआ है कि इस गणित को किस तरीके से सही बिठाया जाए। आपने 2250 कैंडिडेट्स जो आवेदन आए थे, उनमें से लिस्टों को लिमिटाइज कर स्क्रूटनी कर जो है उस मैनर में लाकर केंद्रीय समिति के सामने रखने का काम कर दिया है, जहां पर एक उम्मीदवार भी है और जहां पर 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार भी हैं। अब उनमें से किस तरीके से छटनी होगी और छटनी की रेपरकशंस को बचने के लिए जो है क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम नेता जिस तरीके से दावा और तमाम चीजें कहते नजर आ रहे हैं, इस समय की सबसे ज्यादा प्रमुखता जो है, प्रायोरिटी जो है तमाम पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबके लिए यह है कि वो सिपहसालार ढूंढे जा सके 90 विधानसभाओं पर जिनके साथ चुनाव के अंदर जाना है। इस समय भी कांग्रेस की जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो लगातार चल रही है और तमाम नेताओं की ओर से जो है मंथन किया जा रहा है। सूची जो है उसको रखने का काम जो है वो कर दिया गया है। लेकिन जो बयान दीपक बावरिया की ओर से कल दिया गया था कि कल सूची आ सकती है, ऐसे में क्या आपके गणित का होमवर्क जो है वो सही तरीके से हुआ है? क्या वो फॉर्मूलाज, वो इक्वेशन सही बैठेंगी और उनके साथ आप कल लिस्ट ला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से भी ये कहा गया था कि मात्र 2 दिन के अंदर, यानी कि 48 घंटे के भीतर जो है वो सूची जारी कर देंगे। लेकिन उनका होमवर्क अब लंबा चल रहा है, 4 से 5 दिन भी उनकी ओर से कहे गए हैं। तो ऐसे में काउंटडाउन चुनाव का जो है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में तमाम जो है इंतजार ना केवल प्रदेश की जनता बल्कि उन तमाम दावेदारों का भी लगातार दिल की धड़कन बनी हुई है कि क्या जो सूचियां आएंगी उनमें हमारा नाम होगा या नहीं होगा। और यही तमाम चीजें जो है, ये तमाम नेता जो है वो आज तय करते हुए यहां पर नजर। बिल्कुल सही कहा विपिन। और जब आपने बचपन के में गणित का जिक्र किया और कहा कि समय थोड़ा ज्यादा लगता होगा, तो मुझे तो और ज्यादा लग जाता था, क्योंकि मेरी गणित कमजोर है। अब यहां जो ये राजनीतिक गणित है, उस राजनीतिक गणित को आप समझाइए जरा कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार उनके पास थे, ऐसा उनका दावा था और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी। आज जब ये बैठक चल रही, यहां पर राजनीतिक गणित आला कमान और प्रदेश के आला कमान या प्रदेश के नेतृत्व के हिसाब से कहां फिट बैठ रही है, किसकी चलती दिख रही है या दिख सकती है? देखिए, सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है उसको सिरे से नकार दिया गया था। पार्टी आला कमान की ओर से चुनाव के लिए जो है वो विधानसभा स्तर पर समितियां बनाई गई। जब 2250 के करीब आपके पास आवेदन आते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा पशुपेश, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उस 2000 की सूची में से मात्र 90 नाम किस तरीके से निकाले जाए। उसको लेकर 5 दिन मंथन चला, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, पीएसी की बैठक हुई, छोटी टोली, बड़ी टोली, तमाम बैठकें जो है, ये दौर जो है पिछले 5 से 6 दिन में हम लगातार देखा है कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और दिक्कत का काम यह रहता है, चाहे पूर्व के चुनाव उठाकर देख लीजिए, कि दबाव की राजनीति जो है वो अंतिम दिनों में जो लिस्टों को लेकर होता था कि नेता अपने अपने कार्यकर्ता या अपने नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए जिस तरीके से जो प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते थे, वो शायद इस बार जो है वो कांग्रेस में होता हुआ मुनासिब दिखाई नहीं देगा। क्योंकि खुद राहुल गांधी की ओर से जो है वो कमान जो है वो संभाली गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। क्योंकि जिस दिन विधानसभा कमेटियों का जो है गठन किया गया था, उस समय ही ये बात कह दी गई थी कि कोई भी सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है वो नहीं चलेगा और इस बार काबिलियत के आधार पर, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर जो है वो टिकट देने का काम किया जाएगा। ऐसे में गुट 2 ही हैं, अभी भी 2 गुट जो है वो प्रमुखता के साथ कांग्रेस के अंदर देखे जा सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा और कुमारी सैलजा का खेमा। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। अब जो लिस्टें खोली जाएंगी, जब दी जाएगी, यानी कि हैंडओवर दिया जाएगा, उसमें जो 2-2 नाम हैं, जो 3-3 नाम हैं, उनमें से किसको चुना जाएगा, साथ ही साथ जो विधायक, मौजूदा विधायकों की टिकट की बात की गई है, और साथ ही साथ जो टिकट काटे जाएंगे वो रेपरकशंस क्या होंगी, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी और उस बाउंस बैक को कांग्रेस किस तरह से डेल्ट करेगी, उसके साथ किस तरह से डील करेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसी को लेकर जो है वो अंदर इस समय तमाम खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है कि अगर लिस्टें आएंगी, ये नामों के साथ अगर हम जाते हैं चुनाव में, तो जो दूसरे आवेदक थे या जो दूसरे कैंडिडेट्स थे जिनकी ओर से आवेदन किया गया था कांग्रेस की टिकट के लिए, वो क्या बाउंस बैक करते हुए या फिर से उस पर जो है कहीं ना कहीं विरोधाभास की कोई भावना जो है वो ना दिखाई दे, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति जो है वो तमाम चीजों में। बिल्कुल सही बात।
है। और जैसा आपने ऐसी कहा कि परिस्थिति में सेटिंग दीपक गेटिंग बाबू, का फॉर्मूला मैं नहीं फिर से अपनाया एक जाएगा, बात लेकिन करना सच्चाई का जो होती है वो वाकई हकीकत ही होती है कि बिना सेटिंग गेटिंग के राजनीति नहीं होती। विपिन हमारे साथ आप बने रहिए। साहिल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त जो चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पहली सूची 20 उम्मीदवार कम से कम उसकी कैंडिडेट को लिस्ट जारी कर सकती है। कितना पुख्ता है ये जानकारी साहिल? और जब ये सूची आ रही है तो आम आदमी पार्टी जिसके लिए अकेले चुनाव लड़ना और बड़ी चुनौती है, लेकिन वो फिर भी दंगल में कूदे हैं, तो क्या दिखाई देता है? कितने मजबूत उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल अतुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि अकेले जो है वो अपने दम पर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, 90 के 90 उम्मीदवार जो है उनकी ओर से उतारे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की सूची जो है लगातार डिले होती जा रही है, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी की ओर से सूचियों का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बागी जो नेता है वो दूसरे दल में जाते ही है, तो इसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी की ओर से भी इंतजार किया जा रहा था कि अगर सूची आती है तो जो बागी नेता है उनको आम आदमी पार्टी जो है वो मौका देगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की जो सूची डिले हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो उनके उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता जिनको आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहती है, जिनकी संख्या जो है 20, जिस तरीके से हमारे सोर्सेज ने बताया, पुख्ता जानकारी बताई है कि कल आम आदमी पार्टी अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। तो इस तरीके की खबरें जो है वो लगातार जो है वो सामने आ रही है। हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि कल जो है दोपहर के बाद ये 20 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हो सकती है। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी की भी मीटिंग जो है वो सिरसा के अंदर चल रही है। जल्द ही जननायक जनता पार्टी भी जो है अपनी उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करने वाला है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का अलायंस हुआ है, तो दोनों पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो लगातार तैयार करने को लेकर मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। तो आज सिरसा के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो संभावना जताई जा रही है कि शाम तक जेजेपी भी जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। कितने उम्मीदवार होंगे लेकिन फिलहाल इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जेजेपी भी कहीं ना कहीं बागियों का इंतजार कर रही थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जो सूची जो है वो अटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों ने मन बना लिया कि कुछ एक उम्मीदवार जिन्होंने मैदान में उतारने हैं, तो उनका तो जिस तरीके से खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो दोनों पार्टियां जो है वो जल्द ही अपने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार देगी। इससे पहले कल इनेलो की ओर से अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी, दूसरी सूची जारी की, जिसमें रानिया से अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब इंतजार जो है वो सबसे जो है अहम कांग्रेस और भाजपा की सूची पर जो है सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही है। जिस तरीके से हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार जी बता रहे थे कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कर रहे हैं। सीईसी की बैठक जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर चल रही है। भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की लगातार बैठकें जो है वो चल रही है। तो इंतजार सिर्फ अब सूचियों का हो रहा है कब तक। बिल्कुल सही कहा साहिल कि दिल्ली हो या चंडीगढ़, मंथन का दौर अंतिम दौर में ही है और वहां से जो सूची आएगी वो बहुत मजबूत दावेदार सभी पार्टियां अपने उतारेंगी, क्योंकि सबको मजबूती से चुनाव लड़ना है। बहुत शुक्रिया विपिन आपका और साहिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सही जानकारी, सटीक विश्लेषण करने के लिए। तो दोनों सहयोगियों ने जो जानकारी दी है उसमें स्पष्ट तौर पर ही दिख रहा है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आखिरी फाइनल जो मंथन का दौर होगा वो कांग्रेस के लिए 4 बजे से शुरू हो गया है और बीजेपी शाम 7 बजे करेगी बैठक। उसके साथ साथ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी, दूसरे अन्य दल वहां पर भी अपना खाका तैयार करो। बहुत सारे लोग इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में ही जमावड़ा लगाए हुए हैं, जिनको टिकट के लिए दावा करना था या दावा किया है, क्योंकि कांग्रेस की सूची में कुछ जगहों पर 2 नाम है, कुछ जगहों पर कई नाम है और कुछ जगहों पर 1 नाम पैनल में आ चुका है। बीजेपी में भी कमवेश यह स्थिति हो सकती है, तो वहां पर सेटिंग गेटिंग ना हो जाए या फिर सही तरीके से उम्मीदवार का चयन हो, इस पर उनकी भी निगाहें हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजवीर रोहिल्ला हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है राजवीर जी आपका। वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विद्रोही साहब आपका। विजेंद्र सहरावत हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विजेंद्र आपका। और केसी मलकानिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मलकानिया साहब आपका। शुरुआत मलकानिया साहब मैं आपसे ही कर रहा हूं। मेरे दोनों सहयोगियों ने जानकारी दिल्ली से भी और चंडीगढ़ से भी दी, आप लोगों की भी निगाहें होंगी।
यहां पर 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, हम उनके पास जाएंगे तो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और इस चुनाव में टिकट बंटवारे की चुनौती कितनी दिखाई दे रही है? देखो, लोकसभा चुनाव के बाद जो ये चुनाव होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा और कांग्रेस के लिए। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां जेजेपी है, इनलो है और आप पार्टी भी चुनाव मैदान में है, वो भी लगभग सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, परंतु जो इनलो का जो है बीएसपी के साथ समझौता हो चुका है और जेजेपी का जो है वो आजाद पार्टी से समझौता हुआ। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये कई बार महत्वपूर्ण बन जाती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और उसमें वो ये किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जो है लोकसभा के चुनावों के बाद उत्साहित है और भाजपा जो लोकसभा चुनावों से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित थी, अब वो सोच विचार कर आगे कदम रख रही है, क्योंकि पिछले चुनावों में उसे लोकसभा की 10 की 7 सीटें जीती थी, परंतु इस बार 5 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस के पास पिछली बार कोई सीट नहीं थी। इस बार उसने 9 सीटों पे चुनाव लड़ा, 10वीं सीट उसने आप पार्टी को दी थी और 5 में से 4 सीटें जीती है। तो उसे लगता है कि वो इसमें भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है और उसका दावा है कि वो सरकार बनाने में सक्षम है। और इसमें जो है कांग्रेस में फूट है, इसमें के गुटबाजी है, शैलजा गुट है, सुरजेवाला गुट है और दूसरे ओर वीरेंद्र जी हैं, इधर हुड्डा जी हैं, हुड्डा है, उदय भान जी हैं, उनके बेटे हैं। परंतु इसमें लगता है कि जो असली बॉस है कांग्रेस का वो भूपेंद्र हुड्डा जी है, वो ही डिसाइड करते हैं। लोकसभा चुनावों में भी एक शैलजा को छोड़कर अधिकतर उन्हीं के उम्मीदवार जो है उनको टिकट मिली है और इस चुनावों में भी लगता है कि जो हुड्डा जी हैं उनका पलड़ा भारी रहेगा और उनकी उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी। तो इस प्रकार लगता है कि जो हुड्डा जी हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि राज्यसभा का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे और जब जेजेपी उनको चुनौती देती रही तो उसका निर्णय भी हुड्डा ने ही किया था। तो हुड्डा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा कद है और वो उन्होंने पिछली बार शिकायत की थी कि अगर विधानसभा चुनावों में मेरे कहने के अनुसार टिकट दी होती तो हम कांग्रेस में सत्ता में होते। तो इस प्रकार अब दावा कर रहे हैं जैसे उन्होंने लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन किया है और अपने उम्मीदवारों को जिताया। दावा मजबूत हो जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने जो मैच खेला उसमें 50-50 0 से 50 तक वो ले गए, तो उनका दावा मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसा मेरे सहयोगी अभी कह रहे थे कि इस बार आला कमान ने कह दिया है कि कोई सेटिंग गेटिंग नहीं होगी, सर्वे के आधार पर होगा। अब पेच यहीं फंसेगा, आला कमान कहेगा कि हां सेटिंग गेटिंग नहीं, सर्वे के आधार पर जाए, उस सर्वे पर दावा करेंगे हुड्डा साहब कि ये देखिए सर्वे का परिणाम ये आया है और इसकी वजह से मैं ये कैंडिडेट का दावा कर रहा हूं और उस पर तालमेल बिठाने की कोशिश होगी। विद्रोही साहब, यही बात तो हो रही होगी। आज फिर से आपकी एक बड़ी बैठक है और मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी बड़ी बैठक होगी। बावरी साहब ने कहा भी है कि कल तक हो सकता है कि सूची आ ही जाए। अतुल जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं वैसा कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है। लगभग जिनको आप सेटिंग गेटिंग कह रहे हो, जिनकी टिकट कटनी है, सर मैं अतुल जी आप जानते हो मैं असत्य बोलता नहीं, मैं कड़वी बात कहता हूं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। नहीं, मुझे अच्छी लगी आपकी बात, मैंने तो इसीलिए सवाल पूछा कि उस सवाल से विपरीत आप जवाब दे। ये मेरा धर्म है और आपका धर्म है। सर, मेरी पार्टी के लोग भी मेरे सवालों से कई बार मान लेते हैं कि भाई उनको भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं कि वो ऐसा कुछ नहीं है। हमने लगभग 40 सीटें सिंगल कर ली हैं और कुछ सीटें हमारी डबल है, 2 उम्मीदवार कुछ है, 3 है, 4 है, 2 है। तो ये 3 तरह की हमारी सूची। यार मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पर आपसे कहा था कि हमारी 3 चरणों में सूचियां आएंगी। एक सूची 5 के आसपास आएगी और 2 सूची 5 के 12 के बीच में आएंगी। मैं अपनी उसी बात पर कायम हूं, कोई विवाद नहीं है। जिनकी टिकट काटनी है उनकी भी सर्वसम्मति से कट रही है, जिनको देनी है उनकी भी सर्वसम्मति से देनी। अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपनी बात कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। आज शायद आपके अनुसार भी सही बात है, फाइनल मीटिंग है
कल या परसों शायद मेरे ख्याल में सीसी की बैठक होगी, पहली हरियाणा के संदर्भ में, आज जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हुई थी, तो हमारी सुगमता से हो जाएगा। आप हमको और भाजपा को तोलिए मत। मैं भाजपा की चर्चा नहीं करना चाहता था, पर थोड़ी सी तुलना कर रहा हूं। वो क्या तुलना कर रहा हूं? अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 अगस्त को इनकी पहली बैठक हरियाणा के संदर्भ में हुई थी, और जिसमें ये दावा किया था लगभग 55 नामों के फाइनल कर दिए हैं। पर इनकी 25 अगस्त से देख लो, अब आज क्या तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद भी फाइनल नहीं कर पाए। ये इनका अपना मसला है, ये चाहे जैसे करें। हम ना कोई दल बदलों का इंतजार कर रहे, ना भाजपा और अन्य दलों की तरह भगोड़ों का इंतजार कर रहे। हम तो, हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के ऐसे उम्मीदवार हों जो कांग्रेसी विचारधारा के हों, कांग्रेस में लंबे समय से टिकने वाले और समर्पित कार्यकर्ता हूं। हाँ, अपवाद रूप में 2-4 टिकटें दी जाती हैं, मैं सहमत हूं। मैं ये दावा नहीं करता कि भाई कोई ऐसा अपवाद नहीं होगा, 4-5 टिकटें ऐसे अपवाद भी होंगी, परंतु ज्यादातर टिकटें हमारी उन्हीं की दी जाएगी। मलकानिया जी कह रहे हैं गुटबाजी है, मलकानिया जी की नजरों में गुटबाजी हो सकती है, हमारी नजरों में वो आंतरिक प्रतिस्पर्धा है कि भाई हर नेता चाहता है कि भाई ये कार्यकर्ता मेरे नजदीक का है, काम कर रहा है, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं। कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 18 है, फर्क इतना है। तो हर जो 18 है किसी नेता का कार्यकर्ता, वो नेता उसको 20 समझता है और दूसरे के 20 को 18 समझता है। तो जो सर्वे का मतलब ये है कि हाईकमांड ये थोड़ी कह रहा है कि भाई जो हमारे स्थानीय वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात को दरकिनार कर देगा। वो 18, 19, 20 है, उनके बीच में वास्तव में 20 कौन है, इसका फैसला तो हाईकमांड ही करेगा ना। बिल्कुल सही बात है, इसका फैसला हाईकमांड करेगा और हाईकमांड प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से सुझाव लेकर उनसे चर्चा करके ही करेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप कह रहे थे कि बीजेपी की आप चर्चा नहीं करना चाहते, राजनीति में प्रमुख प्रतिद्वंदी दल की चर्चा आप नहीं करेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आपको करना पड़ेगा, उनको आपकी करनी पड़ेगी और आपको उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। सवाल नहीं पूछा था सर। रोहिला साहब, एक सेकंड जल्दी से सर, जल्दी से। लेकिन अतुल जी, अगर आप मुझसे सवाल पूछते तो मैं भाजपा की गुटबाजी की पोल खोल देता। अगली बार अगला सवाल वही होगा, अगला मेरा सवाल वही होगा। नहीं बनता विद्रोही साहब, अगला मेरा सवाल वही होगा। रोहिला साहब, भाई जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस जाने, जो बीजेपी का है वो बीजेपी जाने, लेकिन जानना अंदर की बात दोनों ही चाहते हैं। यहां बैठकर भले कह दें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम जानना चाहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो विद्रोही साहब ने कहा कि आपकी बैठक होती है प्रधानमंत्री के साथ, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ अगर बैठक हो रही है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हो रही है, तो वहां से चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। 50-55 सीटों पर आपने दावा भी कर दिया था कि मंथन हो चुका है, फिर यह विलंब क्यों है? सर, कोई विलंब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक पैटर्न है काम करने का, और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। हमारे जो नेता, जिन नेताओं की जहां ड्यूटी लगी हुई है वही काम कर रहे हैं। अब जो चुनाव समिति की हमारी हरियाणा की बैठक थी वो हो चुकी है, तकरीबन नाम जा चुके हैं, किसी पर 1 नाम, किसी पर 2, किसी पर 3। ये हमारी जो सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने एक दिन कहा था कि भाई हमने पैनल बना के भेज दिया है। तो चुनाव समिति में डिस्कशन होता है, ऊपर नीचे होती रहती है बातें, कुछ टिकटें कटती है, कुछ नए को मिलती है। अगर नहीं कटेंगे तो नए कार्यकर्ता को मौका कैसे मिलेगा, जीतने वाले कार्यकर्ता को मौका कैसे मिलेगा? तो ये काटने की और ये जो देने की बात है, ये तो पार्टी का विशेषाधिकार है। पार्टी को जहां उचित लगेगा, जिस कार्यकर्ता को उचित लगेगा भाई ये कार्यकर्ता यहाँ सीट निकाल सकता है, तो उसको वहां दी जाएगी सीट। तो हमारे अंदर कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये तो डिस्कशन एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पार्टी है, ये किसी की जेपी पार्टी नहीं है। तो लोकतंत्र के हिसाब से इसमें कमेटियां बनी हुई है और आपस में डिस्कशन होता है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे प्रभारी है, तो उन्हें बार-बार मीटिंग करनी पड़ती है। अब केंद्र से भी मीटिंग करनी पड़ती है, स्टेट से भी मीटिंग करनी पड़ती है, फीडबैक भी लेना पड़ता है। तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन लंबा भी है कि आज हमारी फाइनल मीटिंग होगी, उसके बाद हमारी आज या कल एक लिस्ट आ जानी है हमारी। मैक्सिमम 30 से 40 हमारे नाम होने वाले हैं उसमें। और रही बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो अब जो भगदड़ मचेगी, जो थापी लगा रखी है, विद्रोही साहब भी मेरी बात से स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन नेताओं के सुख बदलने लग गए हैं। नेताओं के सुख बदलने लगे, जो भीड़ लग रही थी वो भीड़ अब गाँव में आके बयानबाजी कर रही है, मैंने सब कुछ रुका दिया। तो क्या उनका ये ध्यान रखेंगे? तो देखने वाली तो बात ये होगी ना, जो इनकी लिस्ट आएगी उसके बाद जो एक व्यवस्था बनेगी इनकी, वो चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपना काम कर रही है। हमने तो 10 साल काम किया, हम उसके एवज में जनता से वोट मांगेंगे। ठीक बात है।
जेजेपी इस वक्त अपनी पहली लिस्ट पर विचार कर रही है, नाम भी एकाक ऐलान हो चुके हैं, लेकिन अब जब एक लंबी सूची आएगी, क्योंकि गठबंधन के अब साथी हो गए हैं, तो वहां पर तालमेल बिठाना पड़ेगा। सहरावत साहब, तालमेल बैठ गया है या आपके यहां पर भी वही मंथन चल रहा है जो कि कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा है, विलंब हो रहा है? नमस्कार, जो मेरे प्रवक्ता साथी उनको भी नमस्कार। सर, हमारा आज मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी ने फैसला कर दिया है, हमारी कल को पहली लिस्ट आ जाएगी। कल तक लिस्ट आ जाएगी? जी सर। तो मतलब उसमें कोई ऐसा आपके यहाँ उपद्रव तो नहीं है, गुटबाजी तो नहीं है? नहीं सर, आपके यहाँ ज्यादा तो नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी में गुटबाजी की जगह ही नहीं है। हमारा संगठन तो एक परिवार की तरह है, वहाँ कोई गुटबाजी की जगह नहीं है। गुटबाजी के लिए तो हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ये खुद ही कर लेंगी, हमें गुटबाजी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। गुटबाजी जो थी वो फिलहाल खत्म हो गई, जिसको जाना था वो चला गया। ठीक है सर, जिसको जाना था वो चला गया। ये तो पहले भी लोकसभा में, जैसे कांग्रेस के हमारे साथी हैं, वो लोकसभा में इंडिया गठबंधन के सारे तैर गए। अब बीजेपी वाले हैं, वो हमारे भगोड़े प्रत्याशियों के सारे घूम रहे हैं, भाई जेजेपी से कौन विधायक आएगा। तो ये तो एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं, इनका खुद का अपना है ही नहीं कुछ। और आपने सहारा एक और साथी का लिया है, गठबंधन में गए, जो आपका विशेषाधिकार है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने गठबंधन में सहारा लिया है। नहीं, हमने गठबंधन में सहारा लिया है, किसी को तोड़ के बरोड़ के किसी को लालच देगा हमने की तोड़ा नहीं है। वो हमारे युवा साथी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी और एक युवा सोच हमारी दुष्यंत चौटाला जी की हैं, दोनों साथ आए हैं और अच्छा परिवर्तन करके दिखाएंगे हरियाणा में। ठीक है। मलकानिया साहब, आपकी बात से विद्रोही साहब असहमत थे। उनका कहना था कि गुटबाजी सिर्फ आपको दिख रही है या मुझे दिख रही है, बीजेपी की गुटबाजी उनको दिख रही है। अब सच्चाई क्या है? हमें कांग्रेस में और बीजेपी दोनों में गुटबाजी दिख रही है, उनमें दोनों में आपस में एक दूसरे की नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि बीजेपी वाले को कांग्रेस की दिखनी चाहिए, कांग्रेस वाले को बीजेपी की देखनी चाहिए। मलकाना साहब, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। मेरा कहना है विद्रोह जी ठीक कह रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वो क्यों कहेंगे कि उनकी पार्टी में गुटबाजी है? चाहे शैलजा जी इस बात को कह दें कि मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, और इनके जो पार्टी का अध्यक्ष है ये कह दें कि कोई भी जो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य है वो विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेगा, तो ये पार्टी के अंदर की बात है, ये मैं मानता हूं। पार्टी इनका कहना है कि जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो पार्टी से मजबूत होती है। परंतु जब आप दूसरी ओर देखते हैं कि अलग अलग नेता अलग अलग काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको विद्रोह करेंगे, पार्टी की फूट करेंगे। भाजपा में जो भी नेता जो है वो पार्टी के बर्ताव थोड़ी बहुत भी स्टेटमेंट देता है या चुनाव टिकट के लिए अपना आवेदन करता है, अपनी दावेदारी ठोकता है। एक एक सीट पर कई बार दो दो तीन तीन दावेदार भी होते हैं। तो हम जो है वो पार्टी अपने आप को देखती है कि आंतरिक जो है स्वतंत्रता है उन्हें अपने विचार रखने की, परंतु दूसरी पार्टी जो है वो उसे विद्रोह बनती है। तो इसलिए जो विद्रोह जी की नजरिया बिल्कुल ठीक है, अपनी पार्टी के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल सही है और उनका ये नजरिया चाहिए, और दूसरी पार्टियों के लिए विद्रोह का नजरिया वो चाहिए। अब जो जहां तक पार्टी का स्थिति है, टिकटों में देरी इसलिए हो रही है कि जो आप टिकटें अनाउंस करेंगे, कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं। अगर उसमें बीच में गैप रह जाएगा, टाइम मिलेगा, तो दूसरी पार्टियों में जो है टिकट आती है, टिकट बार आती है, वो बाहर चल जाएंगे। इसलिए हर एक पार्टी ये देखती है कि जहां आपके सशक्त उम्मीदवार हैं, जहां कोई विद्रोह नहीं है, उसकी लिस्ट पहले लाते हैं, और जहां आपको लगता है कंट्रोवर्सी है और हमारा जो उम्मीदवार है अगर किसी को टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी में चल जाएगा। इसलिए वो इंतजार करते हैं लास्ट मोमेंट तक, ताकि किसी को पार्टी छोड़कर जाने का समय नहीं मिले। इसलिए पार्टी में टिकटों की देरी का दूसरा कारण यह भी होता है कि पार्टी में
भीतरी घात का डर होता है, कहीं पार्टी में आपसी विद्रोह ना हो जाए हो। पहले कहते थे कि भाजपा अनुशासित पार्टी है, परंतु भाजपा में भी चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, वहां की लिस्ट जारी हुई, वापस लेनी पड़ी, और हरियाणा में भी भाजपा में ऐसी स्थिति नजर आ रही है। परंतु लगता है कि वो भी अपने आप मैनेज कर लेंगे और कांग्रेस भी अपने हिसाब से टिक देगी। परंतु गुजराल जी का उत्साह अच्छा है और उनको अच्छा लगता है कि उन्होंने लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन किया है। उनके नेता भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो मजबूत हैं, बहुत केंद्र में भी जाकर अपनी बात मनवा लेते हैं। तो लगता है इनको कि इनकी जो उम्मीद है अच्छी है और कांग्रेस को आप ब्राइट फ्यूचर नजर आता है। परंतु जो भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी और जो स्थानीय पार्टी हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। कुछ जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी इनका निर्णय कर सकते हैं कि किस पार्टी की सरकार बने। ठीक है विद्रोही साहब, जो बीजेपी की आपको गुटबाजी दिखती है, रोहिला साहब ने कहा कि वो उनकी पार्टी का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे वो चलते हैं और हर बार ऐसे ही टिकट बांटते हैं। फिर आपको पैटर्न में गुटबाजी कहां और कैसे दिख रही है? ऐसा है अतुल जी, मैं मलकानिया जी के आदर करते हुए आपने मेरे शब्दों पर गौर नहीं किया। मैंने कहा था कि आप जिसे गुटबाजी कहते हैं हम उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। मैंने आपकी बात को पूर्णता नहीं काटा था, कृपया करके मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। दूसरी बात मैंने जो भाजपा के संदर्भ में कही थी उसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी जी और शाह जी जो भी फैसले कर लेते थे, गलत या सही जो भी करते थे, वो उनका अपना नजरिया था। पार्टी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं थी चुन कर ले। 23 तारीख को जम्मू कश्मीर की इन्होंने लिस्ट जारी करी, चंद मिनटों बाद वापिस लेने को मजबूर हुआ। कितना भारी बगावत जम्मू कश्मीर में आपको सामने। 25 तारीख को सीसी की बैठक हुई थी। सर, मैं प्रधानमंत्री का विचार विमर्श नहीं कह रहा। जो इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है भाजपा का, जो हमारे यहाँ सीसी होता है, इनके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड, 25 तारीख को इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें 55 नाम फाइनल किए थे। यह है कटु सब, और फिर भी वो नहीं कर पा रहे क्योंकि भारी बगावत हुई है। राव इंद्रजीत ने तो खुली बगावत कर दी। 25 की बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा था कि मेरे एक भी आदमी का नाम नहीं दिया इन्होंने पैनल के अंदर। उन्होंने 11 नाम अलग दिए। मुझे नहीं मालूम रोहिला जी हरियाणा के अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अतुल जी आप दक्षिणी हरियाणा के अंदर आकर देख लो, कल की खबर बता रहा हूं आपको मैं। भाजपा के कम से कम 4 नेताओं ने कल अपनी अपनी पार्टी की अपने हलकों में बैठकें कर खुलेआम ऐलान किया है, राजशाही नहीं चलने देंगे। भाजपा टिकट दे या ना दे, हम हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। जो इनके प्रमुख उम्मीदवार है, मैं छोटे मोटे कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा जिनका नाम टिकटों में चल रहा है, क्योंकि राव साहब ने अपने 11 नाम दे दिए। कहा जाता है, आई डोंट नो कि ये सच है या गलत है, कि शाह साहब उनको बैक कर रहे हैं और खट्टर साहब विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी हालत मैंने तो भाजपा में कभी देखी नहीं कि भाजपा के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि भैया जो चाहे आप टिकट दो या ना दो, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। उनके बयान है, मेरे नहीं है, अखबारों में है, मीडिया में है और कैमरों के सामने है। तो ये तो हमारे दक्षिणी हरियाणा की मैं आज आपको बता रहा हूं 11 सीटें हैं। अब 11 सीटों की जिस दिन ये टिकटें डिक्लेयर करेंगे, चाहे प्रो राव इंद्रजीत को दे चाहे एंटी इंद्रजीत को दे, 11 की 11 सीटों पर घमासान होगा। दूसरा खेमा निश्चित रूप से उम्मीदवार खड़ा करेगा या उसको हराएगा। ये है इनकी जमीनी हालत। ये लोग इसी तरह भिवानी के अंदर बनने वाला है। भिवानी के अंदर ये भाई लोग हमको कहते थे ना भाई किरण चौधरी, भिवानी में हालत क्या थी। जितने भी कांग्रेस में नेता थे, किरण चौधरी के मलकानिया जी से पूछ लो, गहराई से अध्ययन कर लेना। माँ बेटी ने सबको किनारे लगा रखा था और उनके किनारे लगाए हुए सारे के सारे नेता भाजपा में गए थे। अब वो उनको वहां किनारे लगाने का प्रयास कर रही है। वहां बगावत होने वाली है। जो भगोड़े आ रहे हैं इनके यहाँ, अब हमारे यहाँ भी देवेंद्र बबली आए थे, वो टिकट की गारंटी चाहते थे, पर कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को जो उसमें शामिल किया है अपनी पार्टी में गारंटी नहीं दी है किसी को। वो कहा आप पार्टी में आइए, आपके ऊपर कंडेंसर पे विचार होगा। यहां तो गारंटी लेकर आ रहे हैं। अब देवेंद्र बदली आ गए, वहां भी उपद्रव होगा। जो 2-3 और विधायकों को इन्होंने गारंटी दी है, वहां भी उपद्रव होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जमीनी धरातल की आज की वास्तविकता यह है कि इनके यहां बगावत होगी, क्योंकि इनके यहां होती नहीं थी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं मलकानिया साहब की बात से 100% सहमत हूं।
कांग्रेस के अंदर ये होता रहा है, कोई आज से नहीं होता कि भाई जिनको टिकट नहीं मिलती वो दूसरी पार्टियों में भी जाते हैं, कुछ लोग चुनाव भी लड़ते हैं। पर एक अतुल जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे। मैं आपसे दो ही चुनावों की बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। 2014 और 2019 की आप देख लो। 2014-19 में ज्यादा उम्मीदवार किधर भागे थे, आवेदन किसके थे? भाजपा के थे, क्योंकि चुनावबाज नेताओं को ये लगता था भाजपा जीतने वाली है। और 2024 में सिनेरियो क्या हो गया? भाजपा के अंदर नहीं है चुनावबाज नेता, बहुत थोड़े लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में कांग्रेस में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो चुनावबाज नेता कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई निश्चित रूप से कांग्रेस की हवा है। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। इस आधार पर आप ये उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया होती है उसमें सभी शामिल है। एक लाइन और सुन लीजिए सर, बोलिए। मैं अगली बात यही कह रहा हूं कि इन चुनावबाज नेताओं में कुछ तो सत्ता आएगी कांग्रेस की, टिक जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़े बगैर मानते ही नहीं। बहुत से हरियाणा में ऐसे नेता मैं जिनको जानता हूं, चाहे वो भाजपा में है चाहे कांग्रेस में, वो चाहे उनको 10 वोट मिले, वो चुनाव लड़े बगैर मानते ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि जो नाचने वाला होता है और जब बाजा बजता है ना सर, वो नाचने का डीजे, तो वो अपने आप थिरकने लग जाते हैं। तो हरियाणा में ऐसे चुनाववाद नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि हरियाणा एक संपन्न राज्य है। हकीकत है। कुछ बातों से आपकी बिल्कुल मैं रूबरू हूं और उससे सहमति भी जाहिर करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अतुल जी एक लाइन। अरे कितनी लाइन विद्रोही साहब, अभी तो आप कह रहे थे आखिरी थी, चलिए बोल लीजिए। मैं खत्म कर रहा था सर। तो थोड़ा बहुत कांग्रेस को नुकसान भी करेंगे, मैं सहमत हूं, पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। ठीक बात है भाई। रोहिला साहब, जो बात विद्रोही साहब ने कही, उनका कहना था कि गौर करिएगा कि मैंने गुटबाजी को कांग्रेस के हिसाब से प्रतिस्पर्धा बताया था, यानी उनके हिसाब से उनके यहां की अगर गुटबाजी हमको दिखती है ना तो वो प्रतिस्पर्धा है, और आप कह रहे हैं कि गुटबाजी आपके यहां नहीं है, ये पैटर्न है। क्या गुटबाजी पैटर्न हो सकता है? प्रतिस्पर्धा हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पैटर्न है या नया पैटर्न बन रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है। अतुल जी, विद्रोही जी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ हमेशा इनका, ऑफ द कैमरा भी और जो भी है। तो इन्होंने अहिरवाल की बात की और भाजपा में गुटबाजी की बात की, दो बातें की इन्होंने। अहिरवाल में राव इंद्रजीत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि वहां जो चुनाव होता है, विद्रोही भी एग्री करेंगे, रामपुर हाउस वर्सेज आल होता है। तो ये जो बागी की है, बागी लड़ते हैं, पहले इनकी बैकग्राउंड चेक कीजिए, ये लोग कहां से आए, कौन है, ठीक है ना। तो राव साहब की अपनी एक लिगेसी, उस पर ना मारा, उसके ना बनता ना कुछ छोड़ना पड़ता। यही बात गुटबाजी की, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्मूथली अपना काम कर रही है, बिल्कुल। और आप मैं गहरी बात बताऊंगा आपको, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता संगठन से बंधा हुआ है, जैसे कि हस्तिनापुर से बंधे हुए होते हैं, तो वो कभी बगावत के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोग इधर उधर से आते हैं, आ सकते हैं पार्टियों में, क्योंकि लोकतंत्र है, तो हर पार्टी चाहती है भाई कोई आए अपना कुंबा बढ़े। तो वही विद्रोही जी वाली बात आ जाती है, जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा कई बार पूरी नहीं हो पाती, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर आ जाते हैं, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी की मामला एक बढ़ता है उस चीज का। वो जनता तय करती है भाई क्या ये जिसको टिकट मिली है, क्या वो आपके लायक है नहीं, तो जनता को तय करने दीजिए। लेकिन जो गुटबाजी की बात है, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता 90 की 90 सीटें देख लेना, कोई बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है हम एक विचार के साथ चल रही है, हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हमें तो यह भी नहीं पता था 2014 से पहले भी हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, हम तो लग रहे थे अपने काम में, जो हमारा काम है पार्टी का संगठन का बढ़ाने का। ये तो सरकार आ गई तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करी है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, क्योंकि संगठन में और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो समय समय पर हमारे नेता हमें जिम्मेवारी देते रहते हैं। लेकिन वो तो वही बात आ जाती है, जिनको बढ़ता बढ़ता तो पैर उठने लगते हैं तो चुनाव की, वो है हरियाणा में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है, पता उनको भी होता है जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, कामयाब 0.1% मुश्किल से हो पाएंगे, 0.1% मुश्किल से हो पाते हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सही कर रही है, एक दो दिन में हमारी लिस्टें आनी शुरू हो जाएंगी, और आप देखना हमारी यहाँ से कोई बगावत नहीं होने वाली। जो बयान अभी आ रहे हैं, जिनके उदाहरण विद्रोही साहब ने दिए हैं, वो क्या है? बगावत नहीं है तो क्या है? नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, ये बयानबाजी ठीक है, मन के भाव है,
रोजगारों को अपने देखो, हर कोई अपने ठिकाने पे जाता है मुझे टिकट मिले, कोई भी इसमें मैं को बुरा भी नहीं मानता, मैं टिकट नहीं मांग, लेकिन आपको मर्यादित रहना पड़ेगा। आपको अगर संगठन में लंबा चलना है, लंबी राजनीति करनी है, तो आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, संगठन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो चाहे मैं हूँ, चाहे बूथ का कार्यकर्ता, चाहे हमारे से बड़ा नेता है, जब तक संगठन में, क्योंकि संगठन की नजर हर किसी पे होती है, कोई 18 काम करता है, कोई 20 काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके पास सारा डाटा है, सारे सर्वेज हैं, सारे जो छवि ठीक है रोहिला साहब, मन के भाव को जाहिर कर देना, वो भी विद्रोह में, उसी को बगावत कहते हैं। यही बात तो कह रहे थे विद्रोही साहब। नहीं, वो कोई बात नहीं, करने दो उनको, करने दो। नहीं, ये अलग बात है कि कोई बात नहीं, करने दो उनको। राव साहब भी चलेगी कि नहीं चलेगी, उन्होंने कह दिया है। आपने कहा कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वहां पर दक्षिण हरियाणा में कम से कम, अहिरवाल में कम से कम राव साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन पार्टी अपने तरीके से चुनाव के लिए टिकटों की बंटवारे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। क्या होगा नहीं होगा, कोई बगावत करेगा या कोई खून के घूंट पी जाएगा या अनुशासन में रह जाएगा, वो आने वाला समय जैसे ही सूची आएगी तब से हमने देखना शुरू कर देना है। सहरावत साहब, भाई आप लोगों का जो गठबंधन है, ठीक उसी पैटर्न पे इनेलो ने भी गठबंधन किया है। और जब इसका हम आकलन कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे, तो पता चला कि ये हरियाणा की तरफ खास तौर से ये दो नेता, चाहे वो मायावती हो या फिर आजाद, ये दोनों ने अगर रुख किया है तो उसका एक जातीय इक्वेशन है, उसको देख के और समझ के दो पार्टियों से अलग अलग टाई अप हुआ है। आपको लगता है कि यह सफलतम हो जाएगा? क्योंकि आपके नेता बार बार यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस भले आपस में लड़ते रहें और दावा करते रहें, लेकिन क्षत्रप पार्टी ही एक रोल बनाएगी, उसकी भूमिका बड़ी होगी या होगी? जी अतुल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखो, जो भी गठबंधन जिस साथी से करता है तो वो उनके साथ अपने मन मिला के बात करता है। हमने चंद्रशेखर आजाद जी से इसलिए गठबंधन किया है, भाई उनकी विचारधारा और हमारे नेताजी की विचारधारा मेल खाती है। तो ये पहले भी 2019 के चुनाव में भी आपने देखा, कोई नहीं कह रहा था भाई दुष्यंत चौटाला जी प्रदेश में इतनी सीटें ले आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज फिर कहता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा में फिर किंग मेकर साबित होंगे। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के असली किंग है। वो देख लेना, हरियाणा की राजनीति 1 महीने के बाद दुष्यंत चौटाला जी के इर्द गिर्द बिल्कुल घूमेगी। ये आप अपने चैनल के माध्यम से देख लेना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। नहीं, आपने मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया, मैंने मान भी लिया, लेकिन जल्दी मानता नहीं हूं जब तक नतीजे आते नहीं है। वैसे यहां बैठ के मान लेता हूं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। अब सवाल इस बात का है कि जब आप कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका क्षत्रप पार्टियां होंगी और किंग आपके हिसाब से दुष्यंत है, वैसे तो जनता के सब सेवक होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं किंग है तो अच्छी बात है। यही बात इनेलो भी तो कह सकती है। इनेलो का भी यही कहना है कि जो प्रयोग, जिसको आप विचारधारा का मेल कह रहे हैं, वही विचारधारा के मेल उन लोगों के ने भी किया है और वही प्रयोग भी उन लोगों ने किया है। तो वो प्रयोग उनका जो है सफल क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब तो चाहिए। अतुल जी देखिए, हर आदमी अपनी राजनीति अपने हिसाब से करता है। बसपा को, इनेलो को भी अधिकार है, वो अपनी अपनी राजनीति करेंगे, बीजेपी को भी अधिकार है, कांग्रेस को भी। हमने भी 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया था, यही सोच के किया था भाई हम प्रदेश के हित में काम करेंगे, बीजेपी को साथ में लेके अच्छे काम करेंगे। हमने ज्यादातर काम मनवाए भी हैं। आप 2014 से 19 का कार्यकाल देख लो, हरियाणा में बीजेपी ने तानाशाही की है, लेकिन 2019 से 2024 आ गया, जब तक गठबंधन में रहे हैं, हमारे नेताजी ने तानाशाही नहीं होने दी है। हर जगह पे जो भी गलत हुआ है हमने उसका विरोध भी किया है। तो ये तो राजनीति के सबके मायने होते हैं। हमारे नेताजी का मायना है भाई हम राजनीति में कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे और जनता ने तय करना है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, वोट तो लोगों ने देनी है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन तानाशाहों के साथ आपको फिर सरकार में भी तो नहीं जाना चाहिए था, आप उनके साथ सरकार में चले गए। रोहिला साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो तो उनका मन, हमने सुनिए मेरी बात। आप वीरेंद्र जी को सच्चाई मालूम नहीं होगी। आज हमने विचारधारा मिलाई तो उनके हाव भाव अलग थे, और जैसे जैसे सत्ता में हमारे नेताजी लोकप्रिय हुए, इनको एक भय सा लगने लगा कहीं जेजेपी हरियाणा में हैवी ना हो जाए। तो ये इस भय से इन्होंने यही काम किया, और आज भी हमारे ही प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। इनके पास अपना है ही नहीं कुछ, कहीं जाओ हमारे ही पिछले प्रत्याशियों पे नजर है इनकी, इनका अपना है ही नहीं कुछ। रोहिला साहब,
इनका अनूप धानक इनका बिल्कुल इनका पारिवारिक सदस्य था चौटाला परिवार का, जो अजय सिंह चौटाला का है, उसने क्यों छोड़ दी पार्टी? चलो आपके पास और तो बाहर से माल सप्लाई हो रहा था, देवेंद्र पब्लिक भी बाहर से आए थे, जोगीराम से आगे हमारे यहाँ से गए थे आपके पास। और ये जो अनूप धानक उसने पार्टी क्यों छोड़ी? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी क्यों छोड़ी? आपके तो दुकान में कोई है नहीं भाई, सारा माल ही खत्म हो गया आपका, तो टिकट लेने के लिए आपके पास कोई याद नहीं रहा, क्योंकि आप लोग मेट में थे। जनता ने आपको करारा जवाब दिया, जनता समझ चुकी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। और आपके जो नेता है अजय सिंह चौटाला, वो जगह माफी मांग रहे थे, बाड़का ने गलती कर दी। बाड़का ने क्यों गलती करी भाई? हमने टिकट छोड़ बैठे थे ना, गलत बात। आप लोग जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं ना, तो हमने कौन सा बिल छोड़ भेजे थे आपके पास? कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा, और हमारा सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति का गठबंधन था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सिर्फ एक सहयोगी है। आपको क्लियर किया था, और शादी जी चैनल पे किया था एक दिन, जो कोई चल रहा था इनका, ठीक है ना? तो आपने जो अपने कर्म से आप भोगने लग रहे हो और भोगोगे। राजवीर जी, आप ये जो कह रहे हैं ना, आपका गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो किसी ने नहीं किया, वो हम दोनों ने मिलकर किया है। ये आप अकेला अपने आप पे नहीं ले सकते। यही तो बात है ना शेरावत साहब, अच्छी बात है आपने कम से कम माना। जेजेपी के कई प्रवक्ता नहीं मानते हैं कि अगर किया है तो दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। ये कहना कि नहीं जो अच्छा किया था वो बीजेपी ने या जेजेपी ने किया था, और जो बुरा किया था वो बीजेपी ने या जेजेपी ने किया था, ये ठीक नहीं है। जो भी किया था मिलके किया था, क्योंकि मिलके ही सरकार चला रहे थे। बहरहाल मलकानिया साहब, आखिरी प्रश्न आपसे, मौजूदा दौर में टिकट सबसे बड़ी चुनौती है या यही चिंता का विषय है? जहां पर बीजेपी और कांग्रेस अब बैठक को अंतिम दौर में ले गए हैं, वहां बाकी दल, और खासतौर से अभय चौटाला को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बीजेपी में अपना एक आदमी नहीं है, टोहाना में उनके पास कोई नहीं है, वो हमारे उम्मीदवार या बाकियों के उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। उनको अभी भी भरपूर उम्मीद है कि कांग्रेस का जैसे ही टिकट आवंटित होगा भगदड़ मच जाएगी। अभय चौटाला अभी भी इस भरोसे में बैठे हैं। ये भरोसा उनका कायम रहेगा, या उनका ये भरोसा कि गठबंधन के बाद मैं भी मजबूत हो जाऊंगा, इस प्रदेश में लंबे समय के बाद मेरी भी कोई भूमिका होगी, उसके भी कुछ चांस दिख रहे हैं? देखो, ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है, इन लोग जो थी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला के समय की इन लोग नहीं रही है। अब ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह लोकसभा चुनावों के बाद परिणाम आए हैं, तो उनको अपना जो राष्ट्र जो दो चिन्ह है वो बचाना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए इस समय तो इन स्थानीय जो दल है इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना पड़े, और इसी तरह ये समझौते करें। ये ठीक है कि जो बसपा के साथ समझौता हुआ, उसके साथ ये है कि जाट वोट के साथ वो कितना दलित जो वोट है उनको कितना ले जाते हैं और कितनी सीटें ले जाते हैं, क्या 2, 4 या ज्यादा सीटें ले जाते हैं। और जेजेपी का भी यही हाल है। जेजेपी के पास भी जेजेपी की जो उम्मीदवार जीते थे, चाहे कहीं से आए थे, कैसे जीते, परंतु वो भी पार्टी छोड़कर या तो भाजपा में चले गए या कांग्रेस का दाम पर ले। ये जब टिकटों की घोषणा हो जाएगी उसके बाद ये निश्चित होगा कि कांग्रेस ने किस किस उम्मीदवार को, क्योंकि दोनों पार्टियां देखेगी कि कौन से उम्मीदवार चाहे दूसरी पार्टी से आए या अपनी पार्टी के हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको टिकट देना चाहते हैं, और दोनों को लगता है कि हमारी सरकारें बनेंगी। तो इसलिए वो मजबूत जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव मैदान में उतारेंगे, पर इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि पार्टी में विद्रोह नहीं हो, और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो सख्त देखता है, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो छोड़कर दूसरी पार्टी में ना जाए। ये ठीक है, ये भाजपा जो अनुशासित पार्टी कहते हैं, परंतु मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूं कि जो पहले का अनुशासन था वो भाजपा में नहीं रहा। चाहे आप हिमाचल के चुनावों से चले, वहां 21 उम्मीदवार विद्रोही थे और वहां भाजपा दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में थी, परंतु जब विद्रोही उम्मीदवारों ने ताल ठोकी तो हिमाचल में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई और कांग्रेस की सरकार बनी। अब जम्मू कश्मीर की टैली देख लो, अब यहाँ
यहाँ हरियाणा में देख लो, तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को स्वाद मंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कई बार नए नए प्रयोग करती है, और जो वरिष्ठ नेता होते हैं, अच्छे नेता होते हैं जिन्होंने काम किया, उनकी अनदेखी करके नए चेहरों को सामने लाती है। उनको लगता है कि नए चेहरों को लाएंगे तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे, परंतु कई बार इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। और कांग्रेस जो है वो भी पार्टी पुरानी पार्टी है, आजादी से पहले की पार्टी है, परंतु उसमें जो महत्वाकांक्षा है वो लोकसभा चुनावों के बाद और बड़ी है, और उनका उत्साह बढ़ा है, और उसमें भी फूट की जो है वो संभावना काफी है। इसलिए लगता है कि कांग्रेस और भाजपा में टक्कर होगी, और जो छोटे दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। सहमत है विद्रोही साहब? एक तरफ टिकटों का आवंटन है, वो चुनौती है, वो आप लोगों का पार्टी का विषय है, हम लोग चर्चा कर सकते हैं उस पर। नहीं सर, लेकिन जो क्षत्रप पार्टियों की भूमिका है, जो आस लगाए बैठी हैं वो पार्टियां जो कि हरियाणा से या फिर किसी और प्रदेश से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब उनको हरियाणा में विकल्प बनता दिख रहा है। देखिए सर, अगर आप हरियाणा का इतिहास देखें, कांग्रेस कितने ही बुरे समय में रही हो और कितने ही अच्छे समय में रही हो, दलित वर्ग ने कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। और इनेलो जो आज जजपा इनेलो के दो भागों में बट गई, दलित वर्ग ने कभी उनको घास नहीं डाली, कभी ये समझौता कर ले ना। मायावती जी को बहुत महत्व दिया। तो हरियाणा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरी बात याद रख लेना कि भाई इनेलो और जजपा का खाता भी ना खुले, अगर खुल भी गया तो दोनों दलों में 1 से 2 से ज्यादा सीट नहीं आने वाली। ठीक है, इनका अपना आकलन है, इनकी पार्टी है, ये कुछ भी विचार करें। मैं अपना आकलन बता रहा हूं, क्योंकि मैं किसी के प्रति अपमानजनक सोच नहीं रखता, किसी को छोटा नहीं मानता, और किसी दल की हैसियत पर सवाल नहीं उठाता। पर मेरा ये आकलन है, आज की जो राजनीतिक स्थिति है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कहने वाला, पर 2024 के चुनाव में चाहे आप पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, और चाहे जजपा हो, इनकी कोई भी भूमिका नहीं होने वाली। डायरेक्ट कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। मेरी बात याद रखना, 50+ सीट कांग्रेस को मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, और छोटी मोटी बगावत कांग्रेस में होगी। और इस बगावत से आप मान के चलो, हम अपना वो अनुमान लगा के चलते हैं, कांग्रेस को 5 से 7 सीटों का नुकसान होता है। हम उस बात को, उस बगावत को मानकर ही मान रहे हैं कि हमारी सीट इतनी होगी, क्योंकि ये हमेशा होता है। और दलित वर्ग अच्छी तरह जानता है कि भाई सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस के साथ ही खड़ा होने वाला है। जब मायावती जी अपने चरम में थी, आपने खूब देखा है, कभी भी उनको हरियाणा में महत्व नहीं मिला, वो लगातार चुनाव लड़ रही है। और श्री आजाद साहब हैं, वो तो बिल्कुल नए प्लेयर हैं, उनको तो हरियाणा के लोग जानते भी नहीं अभी कि आजाद साहब है कौन। ठीक है, वो जुझारू नेता है, अपने दम पर वो नगीना से जीत कर आए हैं। और जो नगीना है ना, अब अगर नगीना का भी आप अध्ययन करेंगे तो नगीना दलित नेताओं की भूमि है। मायावती भी पहली बार नगीना से एमपी बनी थी, रामविलास पासवान ने भी नगीना से, जब हार गए थे तो वहीं जाके शरण ली थी, चुनाव लड़ा था, और आजाद साहब भी वहीं आए। नगीना है, एक उर्वर धरती है जो जुझारू दलित नेताओं को प्रोत्साहित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केवल एक क्षेत्र का जो परंपरागत से दलितों की उर्वर भूमि है, वहां से अगर कोई सांसद बन गया, वो हरियाणा में कोई प्रभाव डाल देगा, कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल ही पैदा ना होता इस चुनाव में। हाँ, भविष्य में कोई कितना बड़ा नेता बन जाएगा, भविष्य में कोई कितना अपने संगठन के बल पर, अपने जुझारू बन के बल पर अपना विस्तार कर लेगा, इस पर ये संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। और कोई भी दल, चाहे वो कितना ही छोटा है, चाहे कितना ही कमजोर है, उसको ये मान लिया जाए ये मृत हो गया, ऐसा नहीं होता है। भाजपा भी 2 सीट की पार्टी थी, सत्ता में आ गई। तो उतार चढ़ाव तो राजनीति में होते रहते हैं, आज भी होते हैं, कल भी होंगे और आगे भी होंगे। पर हम आश्वस्त हैं, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। और आप अंदाजा लगा लो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो सेफ सीट अपने ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी तरह कोई सेफ सीट मिल जाए। तो जब प्रदेश का सर्वोच्च नेतृत्व जो मुख्यमंत्री का फेस है, उसको सेफ सीट नहीं मिल रही, तो आप अंदाजा लगा लो आंतरिक स्थिति क्या होगी। दावे करना बड़ा आसान है, मैं भी दावे कर सकता हूं, और भी दावे कर सकता है। और जनता को ये नहीं मालूम था कि भाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत स्थिति में आएगा। अगर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार ना होता, मीडिया 400 पार के मोदी के नारे को हवा नहीं देते, पूंजीपतियों का अपार धन
काला धन भाजपा के साथ नहीं होता। तो अतुल जी आप अच्छी तरह जानते हैं लोकसभा के परिणाम भी बहुत ठीक है। रोहिला साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में, समय नहीं बिल्कुल, बहुत संक्षेप में। भाई 50 लोग लगा कर बैठे हैं पहले से, आपको उनके सामने उतारना है अपने कैंडिडेट। रोहिला साहब राजवीर जी लगता है उनका कनेक्शन नहीं, मेरा कनेक्शन ठीक है। बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार बनाएगी। और रही नायब सैनी जी की बात, उन्होंने खुद करनाल में रोड शो में ध्यान दिया था, मैं करनाल से लड़ रहा हूँ, ये होगी दो बात। रही बात जींद में क्या कहा पड़ोली ने, ये भी तो बता दे। दोहरी बात मत करो। पड़ोली ने जींद में फिर काट दिया कि नेता के चाहने से कुछ नहीं होता, पार्टी तय करेगी। आपके बड़ोली ने ही मुख्यमंत्री की बात को कल ही तो जींद में काटा है सर। कोई लंबी, मैं पुरानी बात तो कर नहीं रहा। बहरहाल चलिए, सवाल बहुत सारे थे, उनका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब आपका, रोहिला साहब आपका, सहरावत साहब आपका और मलकानिया साहब आपका। तो मौजूदा दौर में टिकट आवंटन को लेकर मंथन इस वक्त चल रहा है। सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि मजबूत और टिकाऊ हम उम्मीदवार उतारेंगे। थोड़ी बहुत भगदड़ भी मचेगी, दल बदलने की बात भी होगी, बगावत के भी पूरे अवसर होते हैं, उसकी आशंका और संभावना दोनों होती है। लेकिन उसके बीच में जो नाम तय किए जाएंगे वो विश्वास के साथ तय किए जाएंगे कि हमारा ये एक व्यक्ति अगर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर रहा है तो ये लड़ाई मजबूत लड़के ही दिखाएगा। राम राम। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम करते हैं असर की बात। राजनीति समझेंगे और समझाएंगे और उठाएंगे जनता की आवाज। तमाशा नहीं, तकरीर होगी, हर झूठ को किया जाएगा बेनकाब। आपको दिखाएंगे राजनीति की हर स्याह तस्वीर, हम उठाएंगे आपके मुद्दे, आपकी आवाज। देखिए बड़ी बहस मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार